Welcome back, students. We are learning chapter 14, that is ecosystem, and we are discussing about abiotic factors, जिसमें हमने टेम्परेचर, लाइट, वाइन, ये सब चीज़ें डिस्कस की है. लेट्स टॉक अबाउट ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी इज़ व्हाट? वाटर कंटेंट. एटमॉस्फेयर में जो वाटर कंटेंट होता है दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमिडिटी. So humidity also affects the growth of vegetation or the organism around areas. आप देखते हैं जहाँ पे humid environment होगा वहाँ पे ऐसे plants ज़्यादा grow करते हैं जिन्हें moisture की जरूरत है, जैसे कि bryophytes, pteridophytes और angiosperms में भी कभी कभी आपने देखा है कुछ कुछ plants होते हैं जो एक plant दूसरे plant के ऊपर grow करता है. जैसे आप mango tree देखोगे, उसके branch को कभी touch करना देखना, उसके ऊपर भी छोटे छोटे एकदम ब्रांच पे फैले हुए बहुत सारे होते हैं, छोटे छोटे वाइट कलर जैसे दिखते हैं. सो ऐसे प्लांट जो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं दे आर कॉल्ड एपीफाइट्स. तो वो सिर्फ ह्यूमिड एरियाज़ में ही ग्रो करते हैं. ठीक है. और ह्यूमिडिटी के हिसाब से ही लोग अपने लाइफस्टाइल को भी चेंज करते हैं, जैसे कि एनिमल्स वगैरह भी, जैसे हम लोग ही हैं. इफ़ पीपल आर स्टेइंग इन एरियाज़ वेयर देयर इज़ हाई ह्यूमिडिटी, जैसे कि समंदर का किनारा वगैरह, मीन्स ऐसे सिटीज़ जहाँ पर सी बीच वगैरह है विच टचेज द सिटी, जैसे कि गोवा हुआ, मैंगलोर हुआ, मुंबई हुआ. तो उन सब एरियाज़ में भी लोगों का अपना लाइफस्टाइल होता है रहने का. बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो लोग उसके हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट करते हैं. नेक्स्ट इज प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन इज क्या? फॉल ऑफ वाटर फ्रॉम एटमॉस्फेयर ऑन द अर्थ. रेनफॉल हो सकता है, स्नो हो सकता है, ड्यू, हेल से जो कुछ भी होती हैं, दैट इज़ प्रेसिपिटेशन. तो ऑफ कोर्स वी नो द अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिसाइड्स द टाइप ऑफ वेजिटेशन, कैसे प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा फैक्टर है. उसी के हिसाब से फॉरेस्ट वगैरह होते हैं, एवरग्रीन, डेसिडिवस, ग्रासलैंड, सवाना, डेजर्ट, जहाँ पे बहुत अच्छे बारिश होती है दैट इज़ एवरग्रीन फॉरेस्ट. जहाँ पे कुछ भी नहीं होती है, बिल्कुल कम होती है, दैट गोज़ इनटू डेजर्ट. जहाँ पे मिड लेवल का होता है दैट इज़ ग्रासलैंड. ठीक है. नेक्स्ट इज़ वाटर. वाटर यहाँ पे जैसे अभी हमने ह्यूमिडिटी की बात की, तो ह्यूमिडिटी इज़ व्हाट? वाटर कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर. अभी जो वाटर की बात कर रहे हैं दैट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द सॉइल, ज़मीन के अंदर. क्योंकि प्लांट्स वगैरह क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं उसे. हम लोग भी पानी वगैरह चाहिए होता है फॉर ड्रिंकिंग वाटर, ज़मीन से ही लेते हैं. सो द ऑफ कोर्स व्हेन इट कम्स टू प्लांट्स ऑल्सो इट्स अ बिग फैक्टर बिकॉज दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ वाटर ओनली मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड. ठीक है. और उसके अकॉर्डिंगली हमने प्लांट्स को लास्ट चैप्टर में देखा था. वी हैव डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स. हाइड्रोफाइट्स विच ग्रो इन वाटर, मेसोफाइट्स विच आर ग्रोइंग ऑन ड्राई कंडीशन, जैसे कि मतलब एकदम सूखा नहीं, जैसे टेरेस्ट्रियल कंडीशंस में जहाँ बहुत गर्मी है ना, बहुत ठंड है या बहुत ज़्यादा पानी नहीं है. जो हम लोग हैं यहाँ पे जो प्लांट्स वगैरह देखते हैं दैट इज़ मेसोफाइट्स. पानी है भी नहीं भी उस टाइप से. जेरोफाइट्स जो बिल्कुल एरिड कंडीशन में होता है, मतलब जहाँ पे कम्प्लीटली ड्राई होता है, डेजर्ट वगैरह. ठीक है. तो उसके हिसाब से प्लांट अपने आप को ग्रो करते हैं. तो अलग अलग टाइप होते हैं. उसी तरीके से एनिमल्स भी होते हैं. जैसे आपको पता है कैमल विच ग्रोज इन डेजर्ट एरियाज़, वो अपने हम्प से ही जो फैट वगैरह स्टोर होता है उससे ही वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है. वी हैव स्टडीड अबाउट कैमल्स अ लॉट दैट दे डोंट नीड वाटर फॉर टू मैनी डेज, दे कैन स्टे विदाउट ड्रिंकिंग वाटर. ऐसे ही एक दूसरा ऑर्गेनिज्म होता है कंगारू रैट, दैट ऑल्सो डजंट नीड टू मच ऑफ वाटर एंड ऑल. वो बिल्कुल ही पानी नहीं पीता. नीड की बात नहीं, वो बिल्कुल पीता ही नहीं है. वो जो खाना वगैरह खाता है उसी से जो उसे पानी डिराइव करता है दैट इज़ एनफ फॉर इट. ठीक है. देन हाइड्रोफाइट्स उनके अंदर पैरेन्काइमेटस सेल्स इज फिल्ड विथ एयर. सो दैट पैरेन्काइमा दैट इज फिल्ड विथ एयर इज कॉल्ड एरेन्काइमा. दैट हेल्प्स देम फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस. ठीक है. देन इज अनदर एबायोटिक फैक्टर इज बैकग्राउंड. बैकग्राउंड मीन्स कैसे एनवायरनमेंट में रहा. जैसे आपने सुना है जैसे आप देखोगे कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे ग्रास हपोर्स होते हैं, ट्री फ्रॉग होता है जिसे हाइला बोलते हैं, मैंटिस होता है, ये सब ग्रीन कलर के होते हैं. क्यों? अभी प्लांट्स वगैरह के बीच में रहेंगे. प्लांट्स आर ऑल्सो ग्रीन कलर, सो दे कैन एस्केप द प्रीडेटर जो उनको खाने की कोशिश करता है उसको, क्योंकि ग्रीन में ग्रीन दिखेगा नहीं. तो इस तरीके से अपने आप को बचाते हैं. ठीक है. ऑफ कोर्स यू हैव हर्ड अबाउट कैमिलियन. छिपकली के बारे में हम सुनते ही हैं, छिपकली की तरह रंग बदलना. तो छिपकली कैमिलियन, दैट व्हाट इज़ दैट? ये अपने कलर को हमेशा चेंज करता है टू व्हाट? प्रिवेंट बीइंग ईटन बाय सम प्रीडेटर्स एंड ऑल. ठीक है.
लायंस वगैरह भी, कैमल्स वगैरह भी कुछ इस तरीके से चीज़ें करते हैं, सैंड कलर्ड होते हैं वो, राइट। कैमल वगैरह भी सैंड कलर का होता है और देखते हो अब सैंड में ही रहता भी है वो डेजर्ट एरिया में। बहुत सारे एलिफेंट्स, राइनोज, ये सब क्या होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं। जो भी ट्रीज़ होते हैं उनका ब्रांच किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का ही होता है, तो उससे वो उसके से छुप के अपने आप को बचाते हैं वो। नेक्स्ट फैक्टर इज़ टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है, दैट इज़ द व्हाट यू कॉल दैट स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ एंड एनी स्ट्रक्चर ऑन अर्थ सरफेस। जैसे कि कोई एरिया का एल्टीट्यूड कितना है, स्लोप कितना है, माउंटेन्स, वैलीज़, प्लेन्स, मतलब कहाँ पे प्लेन एरिया है, कहाँ पे हिली एरिया है, कहाँ पे माउंटेन है, कहाँ पे कोई एरिया स्लोप में है मतलब तिरछे है। तो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज वी नो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ टोपोग्राफी different kind of soils are present, different kind of what do you call that, rainfall and wind pattern is seen. सपोज करो एक क्या है, माउंटेन है, सो एक साइड माउंटेन का फेस करता है बहुत ज़्यादा सनलाइट, दूसरे साइड पे अंधेरा रहता है, पीछे की तरफ रहता है, वो बहुत ज़्यादा सनलाइट को फेस नहीं करता है, ठीक है। सिमिलरली द अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड द व्हाट यू कॉल वाइंड फ्लोइंग, वो भी एक टाइप से साइड से दूसरे साइड अलग होता है। अगर माउंटेन के एक साइड से क्या आ रहा है, हवा आ रहा है, तो ऑफकोर्स वो दूसरे साइड में नहीं जा पाता है, तो दोनों तरफ का एरिया डिफरेंट हो जाता है। एंड डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट कंडीशंस, टाइप ऑफ वेजिटेशन लिविंग इज़ डिफरेंट, टाइप ऑफ एनिमल्स ग्रोइंग्स आर डिफरेंट। सो इस तरीके से टोपोग्राफी डिसाइड करता है। सॉयल ऑफकोर्स किस तरीके का प्लांट ग्रो करेगा, दैट इज़ डिटरमाइंड बाय द अमाउंट काइंड ऑफ सॉयल। सॉइल का कंपोजिशन क्या है, किस चीज़ से बना है, ओरिजिन, टेम्परेचर कितना है, उसका एयरेशन कितना है, मिनरल्स कितना है, ऑल दिस इज डिटरमाइंस द सॉइल। देन पीएच कंडीशन जो होता है वो भी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। ओशियंस वगैरह जो होता है, समंदर वगैरह, उसमें बहुत ज़्यादा पीएच का चेंज नहीं होता है, लेकिन लैंड पे कॉम्परेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा चेंज होता है, बट लैंड पे भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है अगर सॉइल की क्वालिटी सही है तो, ठीक है। लेकिन ये जो छोटे मोटे वाटर बॉडीज़ होती हैं जैसे कि पॉन्ड्स वगैरह हो गए, रिवर्स वगैरह, इन सब में पीएच का बहुत ज़्यादा चेंज होता है। क्यों होता है, बिकॉज ऑल दिस इंडस्ट्रियल वेस्ट्स, इंडस्ट्री के कचरे जो होते हैं, फिर हमारे घरों के कचरे होते हैं, दे आर being dissolved in those water bodies, so the pH also becomes important. Then gases are important, such as you see CO2 is absorbed or taken by plants for photosynthesis process, O2 is required for respiration process. सबसे ज़्यादा अमाउंट किस चीज़ का है, नाइट्रोजन का है, बट दैट इज़ इनर्ट, बहुत ज़्यादा उसे हम ले नहीं सकते हैं, न प्लांट्स ले सकते हैं, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स मिनरल एलिमेंट्स, ये सब भी इम्पोर्टेंट होते हैं। इससे बहुत ज़्यादा क्या बोलना है, आप ऑलरेडी नो ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। चाहे वो क्या बोले, प्लांट्स हो या एनिमल्स, सब के लिए ज़रूरत है। मिनरल एलिमेंट्स को एक और नाम देते हैं बायोजेनिक और बायोजेनेटिक न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, मिनरल्स को बोलते हैं। वो भी सबके ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे कि आपको पता है सॉइल जिसमें कि नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, वहाँ पे लेग्यूम्स वगैरह ग्रो नहीं करते हैं। उसी तरीके से अगर ओशियंस वगैरह हैं, वो अगर बहुत ज़्यादा सलाइन हो जाए, मतलब सलाइन तो होता ही है बहुत ज़्यादा, खारा बोलते ही हम लोग उसे, लेकिन उससे भी जब अगर ज़रूरत ज़्यादा हो जाए तो बहुत सारे टाइप्स के उसमें जो एनिमल्स होते हैं, स्नेल्स वगैरह, जैसे वो सब ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर्स, ठीक है। नाउ वी हैव टू सी अबाउट इकोसिस्टम स्ट्रक्चर। अभी ये सब चीज़ें यहाँ पर डिस्कस नहीं की गई है, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इकोसिस्टम स्ट्रक्चर मतलब इकोसिस्टम में क्या क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले इकोसिस्टम में क्या मिलता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। उसको बोला जाता है स्पीसीज कॉम्पोजिशन, मीन्स टोटल अमाउंट ऑफ और टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन एन एरिया। तो एक इकोसिस्टम में, एक एरिया में टोटल नंबर क्या है प्लांट स्पीसीज़ का, एनिमल स्पीसीज़ का, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, और किस टाइप के हैं वो आइडेंटिफाई करना, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड स्पीसीज कॉम्पोजिशन, मीन्स नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन एन एरिया। अब एक इकोसिस्टम का स्पीसीज कॉम्पोजिशन जो हो सकता है वो दूसरे से अलग हो, ऑफ कोर्स होगा। जो पॉन्ड में रहता है वो अलग टाइप के प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं, जो धरती पर रहते हैं वो अलग टाइप के होते हैं,
जो ओशंस में रहते हैं वो अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। दुनिया में सबसे ज़्यादा स्पीसीज कॉम्पोजिशन डिफरेंट काइंड के किस में मिलता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जैसे कि अमेजन रिवर, ठीक है। और कोरल रिप्स में, कोरल रिप्स इज ऑल्सो इज प्रेजेंट इन ऑस्ट्रेलिया, दैट इज ऑल्सो हैज़ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। और सबसे कम स्पीसीज कॉम्पोजिशन मीन्स बहुत ही कम टाइप के स्पीसीज कहाँ पे मिलते हैं, डेजर्ट एरिया में ऑफकोर्स, क्योंकि वहाँ पे बहुत ग्रो करने का चांस नहीं होता। आर्कटिक रीजन्स में भी, मतलब बहुत ज़्यादा पोलर रीजन जहाँ ठंड होती है। तो ये होता है किसी भी इकोसिस्टम में, पहली चीज़ तो स्पीसीज ही होता है, दैट इज कॉल्ड स्पीसीज कॉम्पोजिशन। सेकंड इज स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है लेयर्स, कितने लेयर में चीज़ें मौजूद है। जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है, प्लांट्स हैं, सपोज करो एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, तो ठीक है वहाँ पे प्लांट्स हैं, लेकिन प्लांट्स कैसे अरेंज्ड हैं, तो ट्रॉपिकल रेन सबसे बड़े कौन से होते हैं, बिग ट्रीज़ होते हैं, टॉल ट्रीज़ होते हैं, उसके नीचे कैनोपी ट्रीज़ होते हैं जो पूरा कवर करते हैं, उनके नीचे क्या होता है, अंडर स्टोरी ट्रीज़ होते हैं, देन श्रब्स एंड देन हर्ब्स, देन ग्रासेस, ये सारे होते हैं। तो डिफरेंट लेयर पे चीज़ें मौजूद होती हैं। सब जगह इक्वल अमाउंट ऑफ सनलाइट मौजूद नहीं होता है। एक बड़ा ट्री है वो अपने नीचे कैनोपी को ढके होता है, कैनोपी जो होता है श्रब्स को ढके होता है, श्रब्स, हर्ब्स, ग्रासेस, इन सबको ढक के रखता है। तो दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन, स्ट्रेटा लेयरिंग। तो हमने पहले देखा स्पीसीज कॉम्पोजिशन, दूसरा देखा वो स्पीसीज किस कैसे कैसे अरेंज्ड हैं। नेक्स्ट इज ट्रॉफिक स्ट्रक्चर। ट्रॉफिक स्ट्रक्चर का मतलब ये अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा बाद में। ट्रॉफिक स्ट्रक्चर हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे जब मैंने टॉक अबाउट फूड चेन, बताऊंगा मैं ट्रॉफिक स्ट्रक्चर क्या होता है। फिर स्पीसीज इकोसिस्टम स्ट्रक्चर में नेक्स्ट जो होता है वो होता है स्टैंडिंग क्रॉप। नाम क्या है, स्टैंडिंग क्रॉप। क्रॉप का मतलब ये मत समझना कि सिर्फ खेती बाड़ी, ठीक है, सीरियल्स। स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब होता है इकोसिस्टम के पर यूनिट एरिया में, क्या, पर यूनिट एरिया में टोटल लिविंग ऑर्गेनिज्म का अमाउंट कितना है, ठीक है। जैसे कि मान लो एक इकोसिस्टम है जहाँ पे, जैसे एग्रीकल्चर फील्ड, आपका खेत भी एक इकोसिस्टम ही है। मान लो वहाँ पे आपने गेहूँ उगाया, तो पर यूनिट एरिया में टोटल कितना ऑर्गेनिक मैटर, कितना गेहूँ मौजूद है, दैट इज़ कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप। द स्टैंडिंग क्रॉप इज अमाउंट ऑफ लिविंग सब्सटेंस और ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन यूनिट एरिया ऑफ इकोसिस्टम, दैट इज स्टैंडिंग क्रॉप। और स्टैंडिंग क्रॉप करने के लिए हम लोग ड्राई वेट निकालते हैं, ज़्यादा प्रेफर किया जाता है ना कि फ्रेश वेट, क्योंकि फ्रेश वेट क्या होता है, जैसे तुरंत काटते उसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर होता है। तो ड्राई वेट का मतलब होगा उसमें से थोड़ा सा सुखाने के बाद उसमें मॉइस्चर कंटेंट जब खत्म हो जाए तो जाके एक्चुअल वेट करना, वही एक्चुअली अमाउंट होगा उसका। पानी तो बेकार की चीज़ है। तो स्टैंडिंग क्रॉप इज अमाउंट ऑफ लिविंग सब्सटेंस और बायोमास या नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन यूनिट एरिया ऑफ इकोसिस्टम। नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में निकालोगे तो भी बायोमास निकल जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो भी ऑर्गेनिक मैटर मौजूद है। नेक्स्ट इज स्टैंडिंग स्टेट। स्टैंडिंग स्टेट का मतलब होता है अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट प्रेजेंट पर यूनिट एरिया ऑफ इकोसिस्टम। स्टैंडिंग क्रॉप क्या था, अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट पर यूनिट एरिया ऑफ इकोसिस्टम। स्टैंडिंग स्टेट इज अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक मिनरल्स प्रेजेंट और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट पर यूनिट एरिया ऑफ द इकोसिस्टम, ठीक है। सो दैट इज इकोसिस्टम स्ट्रक्चर। क्या क्या बोला, स्पीसीज कॉम्पोजिशन, स्ट्रेटिफिकेशन, ट्रॉपिक स्ट्रक्चर, स्टैंडिंग क्रॉप एंड स्टैंडिंग स्टेट। स्टैंडिंग क्रॉप इज अमाउंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या बायोमास, स्टैंडिंग स्टेट इज अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। ये था इकोसिस्टम स्ट्रक्चर। अब हमें थोड़ा इन डिटेल जो पढ़ना है, दैट इज़ अबाउट इकोसिस्टम फंक्शन। ये जो आप देख रहे हो पहला लाइन देखो, द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम दैट आर सीन एज फंक्शनल यूनिट्स। 4 चीज़ें आती हैं इसमें, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिल, ठीक है। मतलब प्रोडक्टिविटी मतलब इकोसिस्टम में कितना प्रोडक्शन होता है, डिकम्पोजिशन डेड डिकेइंग चीज़ों का कितना कैसे वापस मिनरल में कन्वर्ट होते हैं, एनर्जी फ्लो मतलब एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में एनर्जी का ट्रांसफ़र, एंड ऑफ कोर्स द न्यूट्रिएंट साइकिल, किस तरीके से कार्बन एटमॉस्फेयर में गया, हमने एब्जॉर्ब किया, फिर वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज़ किया। तो पहली चीज़ है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या होता है, रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ एनर्जी कंटेनिंग ऑर्गेनिक मैटर और बायोमास पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। जैसे सपोज कर लो आपके पास 5 किलोमीटर स्क्वायर का खेत है और वहाँ पे आपने जो कुछ भी खेत में बोया वगैरह उससे जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस हुई, मान लो 100 जूल प्रोड्यूस हुई,
तो 5 किलोमीटर स्क्वायर में 100 जूल हुई, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा 20, तो दैट इज़ प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ एनर्जी कंटेनिंग ऑर्गेनिक मैटर, या ऑर्गेनिक मैटर का नाम दिया जाता है क्या, बायोमास। जैसे उदाहरण मैंने स्टैंडिंग क्रॉप में बताया था, अमाउंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट ऑफ एन इकोसिस्टम। तो प्रोडक्टिविटी क्या होती है, रेट होता है, ठीक है, ये किस रेट से प्रोड्यूस हो रहा है बायोमास। स्टैंडिंग क्रॉप क्या था, अमाउंट ऑफ बायोमास था। तो प्रोडक्टिविटी क्या होती है, अमाउंट रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और बायोमास पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ऑफ एन इकोसिस्टम, ठीक है। अब ये प्रोडक्टिविटी होता है दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होती है दैट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी बायोमास और लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग मैटर प्रोड्यूस्ड बाय ग्रीन प्लांट्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी, और उसमें भी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी मतलब प्राइमरी जो होते हैं सबसे पहले एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले कौन होते हैं, प्लांट्स ही होते हैं, तो उनके हिसाब से प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दैट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय ग्रीन प्लांट्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अभी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दो तरीके की होती है, एक होता है ग्रॉस, दूसरा होता है नेट। ग्रॉस क्या होगा, टोटल ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, हो गया। और दूसरा होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है ये अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर स्टोर्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। और ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या था, टोटल ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर स्टोर्ड। तो जो प्रोड्यूस हुआ उसमें से कितना मैं स्टोर कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है, कुछ लॉस होता होगा, जैसे रेस्पिरेशन प्रोसेस है उसमें लॉस होता है। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज्ड बाय प्रोड्यूसर्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होगा, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से, देखो आप इक्वेशन भी देख सकते हो, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से रेस्पिरेशन क्या होता है, एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। जैसे सपोज करो आपने दिन भर काम किया और 1 लाख रुपए कमाए, ठीक है, तो आपका ग्रॉस इनकम हुआ, जो ऊपर हमने देख रहे हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो आपने दिन भर में 1 लाख रुपए कमाए, आपका ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। अब मान लो उसमें से आपने 50,000 रुपये खर्च कर दिया, तो नेट आपके पास कितना बचा, 50,000 रुपये, तो दैट इज़ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो उसी तरीके से लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सबसे ज़्यादा लॉस किस तरीके से होता है, रेस्पिरेशन से होता है, या दूसरे लॉस भी होते हैं, बस दूसरे लॉस जो होते हैं इन कंपैरिजन टू रेस्पिरेशन बहुत कम होते हैं। तो ग्रॉस प्राइमरी क्या हो गया, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज्ड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस लॉसेज। लॉसेज में सबसे पहले क्या आता है, रेस्पिरेशन। तो NPP लिखा हुआ है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन रेट, ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल बताया उस तरीके से। दूसरा होता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर रीसिंथेसाइज्ड बाय कंज्यूमर्स। प्रोडक्टिविटी कौन डिसाइड कर देगा, आपको ऑटोट्रॉफ करते हैं वो प्लांट्स वगैरह। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स, दैट इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो ये कितना सिंथेसाइज करेंगे, तो जनरली सबसे पहले डिपेंड करेंगे किस पे, हर्बीवोर्स पे। हर्बीवोर्स डिपेंड करते हैं किस पे, प्लांट्स वगैरह पे डायरेक्टली ग्रो करते हैं। ये जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं उनके लेवल पे ही लगभग 20% लॉस हो जाता है, किस चीज़ से, रेस्पिरेशन से। हर्बीवोर्स जो नेक्स्ट होते हैं उनके लेवल पे 30% लॉस हो जाता है, और दूसरे कंज्यूमर्स पे 60% लॉस हो जाता है, ठीक है। अब आता है प्रोडक्टिविटी में ही पढ़ रहे हैं हम लोग, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के बाद प्रोडक्टिविटी लेवल्स आते हैं। मतलब कि इकोसिस्टम को प्रोडक्टिविटी के हिसाब से डिवाइड करना। हाई प्रोडक्टिविटी जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है, एवरेज होती है, लेस होती है, लो होती है, या लिस्ट कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी के हिसाब से भी डिवाइड किया जाता है। पहला होता है हाई प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एरिया या हाई प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम। हाई प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम
ये वो होता है जहाँ पे लगभग 20 to 40 टन पर हेक्टेयर पर ईयर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड। ठीक है, पहले ऐसे माना जाता था कि सबसे ज़्यादा एनर्जी फूड प्रोडक्शन ओशियंस में होता है, लेकिन ओशियंस में नहीं होता, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में ही होता है। तो हाई प्रोडक्टिविटी क्या होता है? ऐसा इकोसिस्टम वेयर द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज़ 20 to 40 टन्स पर हेक्टेयर पर ईयर, जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, फ्लड प्लेन्स, कोरल रीफ्स, एस्च्योरीज मतलब वो एरिया जहाँ पे एक नदी जो होती है समंदर से मिलता है, तो वो सब फर्टाइल लैंड होते हैं। तो हाई प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? ऐसा एरिया जहाँ पे एनर्जी प्रोडक्शन रेट इज 20 to 40,000 पर हेक्टेयर पर ईयर। ठीक है, दूसरा होता है एवरेज प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम, जहाँ पे जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है दैट इज 10 to 20 टन्स पर हेक्टेयर पर ईयर। ठीक है, दिस इज एवरेज। तो ट्रॉपिकल तो हाई प्रोडक्टिविटी होता है, ग्रास लैंड, एग्रीकल्चर वाले, टेम्परेट फॉरेस्ट, ये सब क्या होता है? एवरेज होता है, जैसे हमारा कंट्री टेम्परेट है। लेस प्रोडक्शन का इकोसिस्टम, ऐसे इकोसिस्टम जहाँ पर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है ऑलमोस्ट 2 to 10 टन्स पर हेक्टेयर, दैट इज़ लेस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और एक होता है लो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जहाँ पे 2 टन्स पर हेक्टेयर पर ईयर के हिसाब से भी कम होता है, जैसे कि डेजर्ट। ठीक है, तो क्यों होता है ऐसे? क्योंकि देयर इज नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ अदर फैक्टर्स जो भी आपके दिमाग में है। तो प्रोडक्टिविटी लेवल के हिसाब से इकोसिस्टम को ऐसे डिवाइड करते हैं, हाई प्रोडक्टिविटी, एवरेज, less, low. So let me close this. The next video will do some further reading. Okay, thank you.